अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल लवर। तो आज हम जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमको हमी से ही चुरा लो। अपनी अलमारी से इसकी तस्वीरें निकाल कर वो बेड पर आकर बैठ गई। इसने ये तस्वीर सबसे छुपा कर रखी थी। किसी को भी इस तस्वीर के बारे में नहीं पता था। पता नहीं आज तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही है। इसने प्यार से तस्वीर पर हाथ फेरा। फिर वो दीवानों की तरह इस तस्वीर को चूमने लगी। वो रोते हुए तस्वीर को चूम रही थी। रात की इस पहर वो बुरी तरह टूट रही थी, बिखर रही थी, रो रही थी। बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें मोहब्बत दे नहीं सकती। ये मेरे बस की बात नहीं। मैंने कभी अल्लाह से तुम्हारे वापस लौट आने की दुआ नहीं की, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर इस तस्वीर को सीने से लगाए ही लेट गई और रोती रही। रोते रोते पता नहीं कब वो नींद की वादियों में उतर गई। अगली सुबह हूर ने सबको नाश्ते में अपने घर बुलवाया था। इसने इसलिए ऐसा किया कि दुआ, आयज़ा और मिशाल तीनों में से कोई इससे गिला ना करे कि वो इसकी तरफ नहीं आई थी। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद दुआ, आयज़ा और मिशाल की शादी कर दी गई थी। मिशाल शेरी के घर, दुआ आयज़ा के घर और आयज़ा दुआ के घर चली गई। नाश्ता करने के बाद हूर, दुआ, मिशाल और आयज़ा को अपने कमरे में ले आई। कैसी गुजरी रात फिर तुम तीनों की। हूर शरारत से इन तीनों से इस्तफारा किया। इन तीनों ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुका लिया। तुम लोगों की शक्ल देखकर ही लग रहा है कि बहुत अच्छी गुजरी। हूर मुस्कुराते हुए बोली। हूर नहीं करो, वो तीनों बोली। क्यों ना करूं, क्योंकि हमें शर्म आ रही है, आयज़ा सुर्ख चेहरा लिए बोली। ओके, फिर मुझे बताओ कैसी लगी तुम लोगों को। अपनी अपनी मुंह दिखाई। बहुत अच्छी, वो बोली। हूर, तुमने ये नहीं पूछा कि हमें मुंह दिखाई में क्या मिला, बल्कि ये पूछा कि कैसी लगी। इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का तुम्हें पहले ही पता है कि हमें मुंह दिखाई में क्या मिलना है? मिशाल ने इससे पूछा। हाँ, मुझे पहले ही पता है। वो कैसे? दुआ ने पूछा। वो ऐसे कि मैं ही शेरी, रज़ा भाई और हसन भाई के साथ ज्वेलर पर पास गई थी और तुम लोगों की मुंह दिखाई के गिफ्ट लिए थे और तुमने हमें नहीं बताया। मिशाल ने खुफ्तगी का इजहार किया। अगर मैं पहले ही बता देती तो तुम लोग मुझसे पूछती क्या लिया है, और अगर मैं तुमको बता देती तो फिर उनका सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाना था। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। दुआ ने इसकी बात से इत्तफाक किया। चलो अब सबके पास चलते हैं। हूर के कहने पर वो सबके पास चली गई। इन सब के वलीमे का फंक्शन रात का था। बहुत बड़े होटल में फंक्शन रखा गया था। रज़ा, दुआ, आयज़ा और हसन, मिशाल और शेरी स्टेज पर मौजूद थे। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दुआ, आयज़ा और मिशाल के वलीमे के ड्रेसेस सेम थे, जो हूर ने अपनी पसंद से इन तीनों के लिए लिए थे। स्किन कलर की मैक्सी जिस पर गोल्डन कलर का काम किया गया था और खूबसूरती से किया गया था। मेकअप में वो तीनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। शेरी, रज़ा और हसन ने ब्लैक 3 पीस सूट पहने हुए थे, जिसमें वो तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। हूर, अपनी फेवरेट धुन ही प्ले कर दो आज, शेरी ने इससे फरमाइश की। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, हूर बोली। फिर हूर ने अपनी फेवरेट धुन प्ले की। सब ने इतनी अच्छी धुन बजाने पर इसे दाद दी। हूर कुछ देर के बाद माइक लेकर स्टेज पर आ गई। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इतने में नूर और बासिल को स्टेज पर लाया गया और इनका निकाह शुरू किया गया। नूर और बासिल एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते थे। नूर ने पर्पल कलर का फ्रॉक पहना था और बासिल ने न्यू ब्लू 3 पीस। वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब हैरानगी से देख रहे थे, ये क्या हो रहा है। ये सब कुछ हूर के कहने पर ही हो रहा था। इसने अपने मामा पापा और बासिल के मामा पापा से बात की और इन दोनों को निकाह दुआ लोगों के वलीमे पर करने को राज़ी किया। वो लोग आसानी से मान गए। इन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। घर के बच्चे थे और वो दोनों घर ही रह गए। हूर ने बासिल और नूर से बात की। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था इस रिश्ते से, इसलिए आज ही इनका निकाह था। हूर, तुम ना हर बार बिना बताए ही धमाका करती हो। कभी हमें भी बता दिया करो। हम तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? आयज़ा ने मुंह बनाया। मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बताती। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुमको, तुम्हारी बहन का निकाह हुआ आज। मिशाल ने इसे गले लगाया। थैंक्स मिशाल। हूर, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, कई आंटियाँ तुम्हें देख रही हैं, दुआ बोली। हूर इस वक्त दुआ, आयज़ा और मिशाल के साथ स्टेज पर मौजूद थी और शेरी लोग स्टेज पर मौजूद नहीं थे। देखने दो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अब इनको देखने से तो मना नहीं कर सकती।
हूर ने सफ़ेद कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था, दुपट्टा कंधे पर और हमेशा की तरह सर पर हिजाब था। तुम इन बातों को छोड़ो और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हूर ने इसे उंगली देकर वॉर्न किया। कौन सी बात? दुआ ने पूछा। मेरे भाई को अपनी हरकतों और बातों से तंग ना करना, समझी? मैंने इनको क्या तंग करना है? मेरी तो इनके सामने ज़ुबान ही नहीं खुलती। दुआ ने मुंह बनाते हुए अपनी हालत बयान की। फिर इसने इन तीनों की शादी की रात वाली बात बताई कि किस तरह रज़ा ने इससे इजहार मोहब्बत किया। इसकी कहानी सुनकर इन तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तुम्हारे साथ तो अच्छा हुआ, तुम्हें ऐसा ही शौहर मिलना चाहिए था जिसके सामने तुम्हारी ज़ुबान ना खुल सके, आयज़ा ने मुस्कुराते हुए बोला। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इसके सामने मेरी ज़ुबान ही नहीं साथ देती। दुआ दुखी होते हुए बोली, तुम्हारे साथ तो वाकई ही बहुत बुरा हुआ। तुम तो जब तक किसी का सर ना खाओ तुम्हें खाना ही हजम नहीं होता। हूर मुस्कुराते हुए बोली। तुम लोगों को अपने ड्रेस कैसे लग रहे हैं? मैंने लिए थे तुम लोगों के लिए, हूर ने इनसे पूछा। बहुत प्यारे हैं, मिशाल बोली। हाँ बहुत प्यारे हैं, दुआ भी बोली। हमें बहुत पसंद आए, आयज़ा ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर के बाद वेटर इनको खाना सर्व करने आ गया। अच्छा अब खाना खा लो, बातें बात में कर लेना, हूर बोली। सब ने फंक्शन को बहुत इंजॉय किया और फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर में चले गए। आज वो हनी की तस्वीर सीने से लगाए इस दिन को याद कर रहा था जब वो हनी से पहली बार मिला। वो अपने मामा पापा के साथ पहली बार पाकिस्तान आया। इस वक्त इसकी उम्र 13 साल की थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसके दादा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो लोग पाकिस्तान आ गए। इस वक्त दादा के घर के पास एक पार्क भी था। शाम को वो पापा से परमिशन लेकर पार्क में गया। वो पार्क काफ़ी बड़ा था। कुछ देर पार्क में वॉक करने के बाद वो पार्क के वीरान हिस्से में रखे एक बेंच पर बैठ गया। वहाँ इसे एक लड़की अपने से कुछ फासले पर घास पर बैठी नजर आई। वो लड़की उम्र से 10 साल की लग रही थी। वो बहुत ही प्यारी थी पर उदास बैठी हुई थी। इस लड़की को देखकर इसका दिल किया कि जाकर इस लड़की से बात करे और इससे पूछे कि वो इतनी उदास क्यों है। वो इसके पास गया और इससे मुखातिब हुआ, हेलो हनी। इसका दिल इसे हनी बुलाने को चाहा और इसने इसे इसी नाम से पुकारा। इस लड़की ने नज़र उठाकर भी इसे नहीं देखा और वैसी की वैसी ही बैठी रही। हनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो इसके सामने बैठते हुए बोला। इस लड़की ने इसकी तरफ देखकर इसे एक घूरी से नवाजा और उठकर वहाँ से चली गई। इसने इस लड़की को बहुत आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं रुकी। इस लड़की के साथ इसने एक गार्ड और औरत को भी जाते हुए देखा। इसके जाने के बाद वो भी घर आ गया और वो अपने पापा के साथ इनके कज़न के घर गया। इसके पापा के कज़न इसके दादा के घर के साथ ही रहते थे। इसने इसके घर दोबारा इसी लड़की को देखा और वो इसके पापा के कज़न की बेटी थी और वो कुछ देर सबके साथ बैठी और फिर वहाँ से उठकर चली गई। दोबारा वो इसके सामने नहीं आई। वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो दोबारा सामने नहीं आई। शाम को फिर इसी उम्मीद पर पार्क गया, शायद वो आज वहाँ ही मिल जाए, और वो लड़की इसे कल वाली घास पर बैठी हुई नज़र आई। वो इसके पास जाकर बैठ गया। हेलो हनी, कैसी हो? इस लड़के ने इसकी तरफ देखा। मेरा नाम हनी नहीं है, आइंदा मुझे हनी ना कहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके रिलैक्स, नहीं कहता तुम्हें हनी। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्यों बताऊं मैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? इस लड़की ने इसे घूरा। वैसे ही पूछा है मैंने, वो सफाई देते हुए बोला। वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। अगले रोज़ वो फिर शाम के वक्त पार्क में इसी लड़की से पहले ही मौजूद था। वो लड़की इसको देखकर जाने लगी। हनी प्लीज़, तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्यों आ जाते हो हर रोज़ यहाँ तुमसे मिलने? वो बोला। वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। इसके दादा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। फिर वो हो गया जिसका इसने कभी सोचा नहीं था इसके साथ ऐसा हो सकता है। इसके दादा की होश पर इसका निकाह इसकी हनी से करवा दिया गया। फिर इसके दादा की तबीयत काफ़ी संभल गई और वो घर वापस आ गए। वो रोज़ पार्क में जाता कि अपनी हनी से मिल सके और हनी हमेशा इससे दूर भागती। कुछ अरसे बाद हनी ने इससे बात करना शुरू कर दिया। वो रोज़ शाम को पार्क में मिलते और इसलिए वो वायलिन पर कोई ना कोई धुन बजाता था। तुमने वायलिन प्ले करना कब सीखा? हनी ने इससे पूछा। जब मैं 10 साल का था तब मैंने सीखा। मुझे भी सिखाओगे? फरमाइश की गई। क्यों नहीं, ज़रूर सिखाऊंगा। हनी तुम्हारे साथ ये गार्ड और औरत क्यों होते हैं?
इसने हनी के साथ मौजूद गार्ड और एक औरत को देखकर पूछा जो इन दोनों से कुछ फासले पर मौजूद थे और थोड़ी देर के बाद हनी को देखने के लिए आते थे। गार्ड और आया को मामा और पापा ने मेरे लिए रखा है और इन दोनों के बिना मुझे कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये हमेशा मेरे साथ होते हैं। चलो अब चलते हैं घर, वो हनी से बोला। वो सर हिलाती हुई इसके साथ चल दी। एक दिन वो पार्क में बैठा हनी का इंतज़ार कर रहा था जब वो भागती हुई आई और इसके गले लग गई। क्या हुआ हनी, भाग क्यों रही हो? इसने इसे खुद से अलग करते हुए पूछा। वो मेरे पीछे एक कुत्ता लग गया और वो डरी हुई आवाज़ में बोली। हनी रिलैक्स, तुम्हारे साथ गार्ड्स और आंटी भी होते हैं, वो कहाँ हैं? वो मेरे साथ ही थे, पर जब मुझे एक कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया तो इन दोनों ने मुझे बहुत आवाज़ें दी कि हमारी तरफ आओ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इनकी बात नहीं मान पाई और तुम्हारे पास आ गई। मैं हूं ना हनी, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम ना हनी फाइटिंग कोर्स ज़रूर करना ताकि अगर मैं ना हूं तो तुम अपनी हिफाजत कर सको। ओके ठीक है, कर लूँगी। और कोई हुक्म जनाब? नहीं और कुछ नहीं, और तुम खाना बनाना भी सीख लेना, मुझे मज़े मज़े के खाने बना कर खिलाया करना। ओके ठीक है, खाना बनाना भी सीख लूँगी। अच्छा अब तुम मुझे मेरी फेवरेट धुन सुनाओ, हनी ने फरमाइश की। इसने हनी के लिए अपनी फेवरेट धुन प्ले की। तुम्हें ये गाना और धुन क्यों पसंद है? इसकी धुन बहुत ही प्यारी है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तुम बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती हो। थैंक्स हनी तारीफ के लिए। इन दोनों का बर्थडे एक ही था। अपने बर्थडे पर इन दोनों ने एक दूसरे को टेडी बियर गिफ्ट किए। वो दोनों रोज़ पार्क में आते और एक दूसरे के साथ 1 घंटा गुजारते। हनी, हाँ क्या बात है? हनी ने सवालिया नज़रों से पूछा। वो दोनों इस वक्त पार्क में बैठे हुए थे और वो दरख्त से टेक लगाए बैठा था। हनी इससे कुछ फासले पर बैठी थी। मेरे पास आओगी, प्यार से कहा गया। इसने अपनी टांगों को फैलाए हुए इसके दरमियान हनी के बैठने की जगह बनाई और अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। हनी ने इसकी तरफ देखा लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। हनी प्लीज़। वो उठकर इसकी टांगों के दरमियान बनाई हुई जगह पर आकर बैठ गई। हनी के बैठने के बाद इसने इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। थैंक्स हनी, मेरी बात मानने के लिए तुम बहुत अच्छी हो। मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इसने बिन मांगे ही तुम्हें बना दिया मेरा। आई लव यू हनी, इसके सर को चूमते हुए बोला। हनी ने अपनी आंखें बंद करके इसके सीने पर अपना सर टिका दिया और इसकी बाहों में इसको सुकून मिल रहा था। हनी, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, एक बार हंस दो प्लीज़। मुझे हंसी नहीं आ रही, कैसे हंस दूँ मैं हनी? इसने सीने से सर उठाकर देखा। अभी बताता हूँ मैं, कहते साथ ही इसने इसे गुदगुदी जिससे वो हंस पड़ी। बस बस प्लीज़ बस करो, मुझसे और नहीं हंसा जा रहा। वो हंसते हुए बोली। हंसती रहा करो, हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। और इसके माथे को चूमते हुए मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारा डिंपल बहुत प्यारा है। हनी इसका डिंपल देखते हुए बोली। इसके दाएं गाल पर हंसते वक्त डिंपल पड़ता था। क्या मैं तुम्हारे डिंपल को छू सकती हूँ? तुम छू सकती हो हनी, तुम्हें मुझ पर हर हक हासिल है, मैं पूरे का पूरा ही तुम्हारा हूँ। हनी ने अपने हाथ से इसके डिंपल को छुआ। हनी को इसका डिंपल और ग्रे आंखें बहुत पसंद थी। फिर वो रोज़ इसे काफ़ी देर तक अपनी बाहों में लिए बैठा रहा और साथ में वायलिन बजाता रहा। क्या हुआ हनी, आज मेरे साथ नहीं आओगी? वो आज भी पार्क में बैठा था जहाँ वो रोज़ बैठता था और वो इससे दूर बैठी हुई थी। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझसे नाराज़ हो जो मेरे पास नहीं आओगी? नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो क्या बात है, सच सच बताओ। तुम्हें मेरी कसम, वो इसके पास बैठते हुए बोला। वो मुझे बुखार है, अगर मैं तुम्हारे पास आई तो तुम्हें पता चल जाना है और तुम मुझे उस दिन की तरह डॉक्टर के पास ले जाना है और मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने ये वक्त तुम्हारे साथ गुजारना है। वो रोते हुए बोली। हनी, इसने हनी को अपने गले से लगाया। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तुम ठीक कैसे होगी? और अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर? वो इसका माथा चूमते हुए बोला। मैं नहीं जाना, ये देखो मैं डॉक्टर के पास गई थी, इसने मेडिसिन दी और अभी तुम्हारे सामने खा लेती हूँ। ठीक है, जैसे मेरी हनी की मर्ज़ी, अब रो नहीं और मेडिसिन खाओ। इसे मेडिसिन खिलाने के बाद इसे अपने सीने से लगाकर ड्रग से टेक लगाकर बैठ गया। हनी कुछ देर के बाद इसने इसे पुकारा लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने इसे खुद से अलग करके देखा तो वो सो चुकी थी। इसने दोबारा खुद से लगा लिया। कुछ देर के बाद इसने हनी को आवाज़ दी। हनी उठ जाओ, अब क्या आज सोने का इरादा है? इसे जगाते हुए वो उठ गई। वो कितनी देर सोती रही? 1 घंटे से उफ, इतनी देर हो गई। आज मामा इंतज़ार कर रही होंगी, तुम मुझे जगा देते
तुम्हारी मामा परेशान हो रही होंगी इसलिए तुम्हें जगा दिया, वरना मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था तुमसे दूर जाने को। हमेशा मेरे साथ मेरी होकर ही रहोगी ना? प्यार से पूछा गया। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, इसके दाएं गाल पर हाथ रखते हुए बोली। आई लव यू सो मच हनी। अच्छा अब चलो चलते हैं, नहीं तो मामा ने फिर यहाँ नहीं आने देना। वो दोनों घर चले गए। इनको यहाँ आए हुए साल होने वाला था। फिर अचानक दादा की तबीयत खराब हो गई और इस दफ़ा ज़िंदगी ने इनका साथ नहीं दिया और वो वफात पा गई। फिर इसके मामा और पापा ने वापस जाने का फ़ैसला किया और इसने इनसे बात की कि हम यहीं रहते हैं, वापस नहीं जाते, लेकिन वो नहीं मानी। वापस जाने से पहले वो पार्क गया ताकि हनी से मिल सके। जब वो अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंचा तो हनी वहां पहले ही मौजूद थी। इसने जाते ही इसे अपनी बाहों में ले लिया और कब इसकी आंखों से आंसू निकल आए इसे पता ही नहीं चला। तुम रो रहे हो? इससे अलग होकर अपने दोनों हाथों से इसका चेहरा थामे हुए बोला। इसने हनी के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। प्लीज़ क्या हुआ मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? इसने अपनी हनी को फिर से गले लगाया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो अभी भी रो रहा था। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम मुझे छोड़कर जाओ? हनी ने कहते हुए इसे अलग होना चाहा, लेकिन इसने गिरफ्त और मजबूत कर ली। हनी मैं मामा पापा के साथ वापस जा रहा हूँ, शाम 7 बजे की फ़्लाइट है। इसकी ये बात सुनकर वो एक झटके से अलग हुई और नाव में सर हिलाती हुई रोती हुई इससे दूर जाने लगी। तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता। मैंने मामा और पापा को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहे। ये कहते हुए वो फिर इसके पास आ गया और इसके हाथ पकड़ लिए। प्लीज़ ना जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? काश हनी मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। इसने इसकी पेशानी चूमी और अपने साथ लगा लिया। काफ़ी देर वो इसी तरह बैठे रहे। हनी मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा अपनी हनी को हमेशा के लिए। ज़रूर आओगे अपनी हनी को लेने? वादा? हनी ने इसके सामने हाथ फैलाया। हाँ वादा। इसने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इसके दाएं गाल पर मौजूद तिल को चूमा। अब तुम जाओ, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। कुछ देर बाद वो इससे अलग हुई। तुम नहीं आओगी मेरे साथ घर तक? नहीं, मैं कुछ देर यहाँ रहने चाहती हूँ। वो खड़ी हो गई। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। वो भी खड़ा हो गया। अच्छा जाओ अब, तुम्हारे मामा पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। वो खुद को संभालते हुए बोली। आई लव यू हनी। इसने फिर से इसे गले लगाया। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। ओके फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। इसे खुद से अलग करते हुए बोला। ओके तुम भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। हनी ने इसे पुकारा और वो जाते हुए पलटकर दोबारा इसके पास आ गया। क्या कहा तुमने? अभी फिर से कहना ज़रा। वो मुस्कुराते हुए बोला। हनी ने पहली बार इसका नाम लिया और इसके कई बार कहने के बावजूद कभी भी हनी ने इसको नाम से नहीं पुकारा। हानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, कहते साथ ही इसने इसका डिम्पल को चूम लिया। अच्छा अब बहुत हो गया तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर, और पता है मेरा दिल क्या कर रहा है हनी? अभी नहीं, जब मैं वापस आऊँगा तब बताऊँगा, और मैं ज़रूर आऊँगा हनी तुम्हें ले जाने के लिए। अपना ख्याल रखना। और फिर वो चला गया और वहाँ से अपनी हनी को अकेला छोड़कर वो अपनी यादों से वापस हाल की दुनिया में आया। प्लीज़ आ जाओ हनी। मैं तो आ गया वापस, पर तुम चली गई मुझे छोड़कर। रोते हुए वो इससे शिकवा कर रहा था और फिर इस पर नींद की देवी मेहरबान हो गई। सब आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? अहमद साहब ने सबसे पूछा। हूर अभी तक नहीं आई, बाकी तो सब मौजूद हैं, नूर ने जवाब दिया। आप सब बस में बैठो, वो भी आ जाएगी, अली साहब ने पूछा। सब बस में बैठ गए सिवाय दुआ और आयजा के। वो बस से बाहर खड़ी हूर का इंतज़ार कर रही थी। वो सब लोग हूर के असरार पर 1 हफ्ते के लिए मरी जा रहे थे। आयान, शियान, हानिया, बासल और नूर दिसंबर की छुट्टियां थी, इसलिए हूर ने यह प्लान बनाया कि सब एक साथ जाएंगे। इस वक्त जावी, शेरी, रज़ा, हसन और हूर की सारी फैमिली हूर के घर जमा थी। इन लोगों ने एक बस बुक करवाई थी मरी जाने के लिए। एक तो ये लड़की भी ना हर वक्त सबसे लेट होती है, हर जगह दुआ बोली। हूर शुक्र है तुम आ गई, आयजा इस पर तंज करते हुए बोली। अच्छा ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं, चलो बैठो। सब बैठ गए और तुम दोनों अभी तक बाहर हो, चलो अपने मियाँ के पास। मेरे बेचारे भाई तुम लोगों की राह देख रहे हैं और तुम लोग यहाँ खड़ी हो। चलो चलो बस में, हूर बोली। तुम ना कभी अपनी बात ना करने से बाज आना, दुआ मुंह बनाते हुए बोली। और इसके बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। रास्ते में वो लोग एक जगह रुके जहाँ इस सब ने खाना खाया। पापा मुझे बाकी का सफ़र बस की छत पर बैठकर करना है, प्लीज़ मना ना कीजिएगा। खाना खाने के बाद हूर अपने पापा से बोली। ठीक है, पर ध्यान से रहना,
जब नीचे आना चाहो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। थैंक्स पापा। हूर इनके गले लग गई। हूर और अली साहब इस वक्त बस के पास मौजूद थे और बाकी सब अभी खाना खा रहे थे। हूर अपना मोबाइल और वायलिन लेकर सब के आने से पहले बस की छत पर चढ़कर बैठ गई। कुछ देर के बाद सब खाना खा कर आ गए। ए हूर की बच्ची ऊपर क्यों बैठी है? मिशाल इसको ऊपर बैठा देखकर बोली। मैं बाकी का सफ़र बस की छत पर बैठकर करूँगी। हूर नीचे आ जाओ, गिर जाओगी, इसकी मामा बोली। कुछ नहीं होगा मामा, रहने दो फातिमा इसे ऊपर, कुछ नहीं होगा, अली साहब बोले। हम ऊपर आ जाएं? रज़ा ने इससे पूछा। नहीं भाई, आप अपनी बेगम के साथ वहीं रहें, वैसे भी मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ठीक है गुड़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी, रज़ा इससे कहता हुआ बस में बैठ गया। ध्यान से रहना, हूर जावी से बोला। ठीक है भाई, यू डोंट वरी। सबके बैठने के बाद बस अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गई। हूर बस की छत पर बैठी खूबसूरत नज़ारे देख रही थी और अपने मोबाइल में कैद कर रही थी और अपनी पसंदीदा धुन भी बजा रही थी। रात को वो लोग मरी पहुंचे। सबके रहने का इंतज़ाम जावी के पापा आमिर साहब के बंगले में था और ये इनका ज़ाती बंगला था। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सब सुबह को नाश्ता करने के बाद सैर के लिए घर से निकल पड़े। सब ने खूब इंजॉय किया। दोपहर का खाना एक होटल से खाया गया। एक मुकाम पर पहाड़ से गिरने की वजह से हूर के सर पे चोट लगी, जिसकी वजह से इसके सर से बहुत खून निकला। वो बेहोश हो गई। इसके पापा और रज़ा इसको हॉस्पिटल ले आए। बाकी सबको मुस्तफ़ा साहब बड़ी मुश्किल से मनाकर घर ले आए और वो सब भी हूर के साथ हॉस्पिटल जाने की ज़िद कर रहे थे। पट्टी वगैरह करने के बाद हूर को डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से। रज़ा और अली साहब इसे घर ले आए। हूर, तुम तो बहुत बहादुर हो, इतनी बड़ी चोट लगने के बावजूद भी तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला, ज़ोया बोली। दुआ, आयज़ा, मिशाल और ज़ोया इस वक्त इसके कमरे में थे जिसमें हूर ठहरी हुई थी। बाकी सब इसकी तबीयत का पूछकर इसके कमरे से जा चुके थे। हूर, तुम्हें दर्द नहीं हुआ क्या? तुम जो कभी रोती नहीं हो, अब भी सबसे हंस हंस कर ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। मिशाल ने सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे दर्द हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसी कई चोटों को हंसते हुए बर्दाश्त कर सकती हूँ। हूर ने हंसते हुए इसकी बात का जवाब दिया। आप लोगों को एक बात और बताऊं कि जब से हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं, हम में से किसी ने आज तक हूर को रोते हुए नहीं देखा और हमें यहाँ आए 10 साल हो गए। दुआ ने मिशाल और ज़ोया को मालूमात में इजाफा किया। सच्ची? वो दोनों एक साथ बोली। हाँ सच, आयज़ा ने तस्दीक की। हूर, तुम मुझे इस दुनिया की नहीं लगती। भला कोई इंसान रोए बगैर कैसे रह सकता है, ख़ास तौर पर एक लड़की कैसे खुद को रोने से रोक सकती है? ज़ोया शौक की कैफियत में बोली। तुमने कैसे गुजार लिए इतने अरसे रोए बगैर? हूर, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मिशाल ने हैरत का इजहार किया। मैं हर बात को हमेशा हौसले और हिम्मत से बर्दाश्त करती हूँ, इसलिए मुझे कभी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हूर ने इनके सवालों का जवाब दिया। वाकई तुम बहुत बहादुर हो, ज़ोया बोली। फिर वो चारों इससे आराम करने का कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ सब कहीं भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हूर घर ही में मौजूद थी। इसको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था। हूर ने सारी यंग पार्टी को ज़बरदस्ती भेजा और अलबत्ता बड़ों ने जाने से इनकार कर दिया। वो सब हूर के साथ घर पर ही थे। इससे अगले दिन हूर भी सबके साथ घूमने फिरने गई। सब मुख्तलिफ मकामात पर गए और सब ने ढेरों सारी शॉपिंग की। एक हफ्ते मरी में गुजारने के बाद सब वापस आ गए। 2 साल बाद हूर ने CSS के पेपर्स दिए जिसमें वो पास हो गई। इंटरव्यू में भी वो सिलेक्ट हो गई और ट्रेनिंग के बाद इसकी पोस्टिंग लाहौर में हो गई। आजकल वो अपनी ड्यूटी पर थी। इसने अब तक कई केसेस हल किए और इन केसेस को हल करने की वजह से पूरे लाहौर में वो मशहूर हो चुकी थी। पूरे मीडिया में इसकी धूम थी। नूर और बासिल का BSc ख़त्म हो चुका था। शियान और हानिया ने FSc के बाद यूनी में एडमिशन ले लिया और अयान ने कॉलेज में। ज़ोया, मिशाल और दुआ को अल्लाह ने बेटे और आयज़ा को अल्लाह ने बेटी से नवाजा था। रज़ा, हसन, जावी और शेरी ने सारा बिजनेस संभाल लिया था और चारों के पापा अब घर में ही होते, इन्हें ऑफिस जाना नहीं पड़ता था। जबकि अली साहब की मदद के लिए मिशाल का भाई मुआज मौजूद था। वो इसकी कंपनी का मैनेजर था। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। तुम लोग क्या कर रहे हो इस वक्त? जब वो भागा, हूर सब पर गुस्से से चीख रही थी क्योंकि पुलिस स्टेशन से एक मुलजिम भाग गया था और मुलजिम रात के वक्त पुलिस स्टेशन से भागा था। वो किसी को पता ही नहीं चला। अब इन सब की हूर के हाथों में कमबख्ती आई हुई थी। वो सब सर झुकाए इसके साथ खड़े थे। इसके सामने भला किसकी हिम्मत हो सकती है? जाओ सब यहाँ से और इसे ढूंढ कर लाओ।
हूर ने गुस्से से इनको जाने का बोला और सब इसे सल्यूट करते हुए इसके रूम से चले गए। शुक्र है मैम ने आज सिर्फ गुस्सा ही किया, नहीं तो इनके गुस्से से लाल होता देखकर मेरा तो दिल कह रहा था कि इन्होंने आज हम सबकी किसी एक को शूट ही कर देना है। शुक्र है ऊपर वाले का जो इन्होंने हमें बचा लिया। फजल हुसैन ने हूर के रूम से बाहर आते अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सबसे ज़्यादा हूर से डरता था। इसकी तो जान जाती थी हूर के गुस्से से। वाकई में यार शुक्र है बच गए। मैम के हाथों एक और बोला, चलो अब इसे ढूंढते हैं। फजल हुसैन इन सब से बोला और इन सब के रूम से जाने के बाद हूर कहका लगा रही थी और इसका हंस हंस कर बुरा हाल था। हूर इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर खुद को दाद दे रही थी। हूर जानती थी कि वो मुलज़म भाग गया और इसलिए हूर ने इसे भागने दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो यहाँ से भाग जाए। हूर को सबसे ज़्यादा फजल हुसैन की लटकी हुई और डरी हुई सूरत सोच कर हंसी आ रही थी। जब वो इन पर गुस्सा कर रही थी तो इस वक्त फजल हुसैन की क्या हालत थी। हूर को अपने पुलिस स्टेशन का पहला दिन याद, जब वो पहले दिन एसपी की हैसियत से पुलिस स्टेशन में आई। जैसे ही हूर के यानी कि नए एसपी की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई तो सब एक लाइन में खड़े हो गए। जब हूर गाड़ी से निकली तो सब ने इसे सल्यूट करने के बजाय मुंह खोला और इसे देख रहे थे। वो सब तो समझ रहे थे कि काफ़ी उम्र का एसपी होगा। यहाँ तो एक नाजुक सी लड़की एसपी के यूनिफॉर्म में सर पर हिजाब लिए इनके सामने खड़ी थी। हूर ने इन सब की शक्ल देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हेलो एवरीवन, मैं आपकी न्यू एसपी हूर अली। हूर ने खुद को संजीदा करते हुए अपना तारुफ और रोबदार आवाज़ में करवाया। सब इसके बोलने की वजह से होश में और सब ने एक साथ सल्यूट किया। हूर ने भी इन सबको सल्यूट किया और सब ने अपना अपना तारुफ करवाया। मेरे कुछ रूल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंडर काम करने वाले हर शख्स इस रूल को फॉलो करे। आज से कोई रिश्वत नहीं लेगा किसी से और ना ही किसी बेगुनाह और गरीब के साथ नाइंसाफ़ी करेगा। जो सच्चा होगा हम सब मिलकर इसे इंसाफ दिलाएंगे। ओके, हूर सबसे बोली। यस मैम, सब एक साथ बोले। और अगर कोई मुझे गलत काम करता हुआ नजर आया तो मैंने इसका बहुत बुरा हाल करना है। हूर ने सबको वार्न किया। सब ने इसकी बात पर सर हिलाया। जितने भी केसेस चल रहे थे इन सब की फाइल्स लेकर मेरे रूम में आई। अभी हूर इंस्पेक्टर से कहती हुई वहाँ से अपने रूम में चली गई। हूर फाइल्स देख रही थी कि इसे बाहर शोर सुनाई दिया। वो उठकर बाहर आई और इसके पीछे इंस्पेक्टर भी आ गए। जहाँ एक सिपाही एक बुजुर्ग पर चीख रहा था, क्या हो रहा है यहाँ पर? हूर ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। वो मैम, ये बाबा जी अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने आए और इनके शहर के बहुत बड़े सियासतदान के बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके मातहत इसी वजह से आगाह किया। तो लिखिए इनकी रिपोर्ट और इस लड़के को गिरफ्तार करके लाएं। सिंपल सी बात है, इसमें इतना शोर की क्या बात है? हूर गुस्से से बोली। लेकिन मैम, वो बहुत बड़े आदमी का बेटा है। वो डरते हुए बोला। बड़े आदमी का बेटा है तो क्या हुआ? आप रिपोर्ट लिखो और इस लड़के को अरेस्ट करके यहाँ पे लेकर आओ। इसे गिरफ्तार करना। हूर रोबदार आवाज़ में बोली। लेकिन मैम, वो फिर से मनमनाया। मैं और कोई बात नहीं सुनूंगी। रिपोर्ट लिखे चुप करके हूर गुस्से से बोली। और बाबा जी आप फिक्र न करें, आपकी बेटी आप तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगी। हूर इनको तसल्ली देते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। फिर अगले दिन हूर खुद और इस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए आई और इसको अपने हाथों से मार कर इस लड़के का वो हाल किया कि इसने तोते की तरह इस लड़की का बता दिया। हूर को इस लड़के के बाप ने बहुत धमकियां दी और फिर वो अपने काम से बाज ना आई। हूर ने लड़की को बाजियाब करके इसे घर तक पहुंचा दिया। इस दिन के बाद हूर पूरे शहर में मशहूर होगी और इस मातहत भी इस दिन से इससे डरने लग गए। अल्लाह अल्लाह, मैम कितने गुस्से वाली हैं। इस लड़के का क्या हाल कर दिया। इसको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी बुरी तरह से किसी को मार सकती हैं। देखने में तो कितनी नाजुक सी लगती हैं पर बहुत सख्त हैं। फजल हुसैन जो कि 20 साल का था हूर का मातहत था और वो सब बोले। हाँ सही कह रही हो तुम, इनमें से एक बोला। हूर ने भी इनकी बात सुन ली और इनकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही। क्या हो रहा है यहाँ पर? हूर इन सब के सर पर खड़ी होकर गुस्से से बोली। कुछ नहीं मैम, फजल हुसैन डरते हुए बोला। चलिए अपना काम करिए जाकर। सब हूर के कहने पर सब अपना काम करने लगे। हूर हाल में वापस आई तो इसके लब अपना पहला दिन याद कर मुस्कुरा रहे थे। फिर हूर जानबूझकर फजल हुसैन पर मसनूई गुस्सा किया करती थी क्योंकि इसे तंग करने में इसे मज़ा आता था। मामा पापा, हमें नूर की रुखसती कर देनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हूर ने इन दोनों से पूछा। वो इस वक्त इसके कमरे में मौजूद है। लेकिन हूर तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारे
कहने पर हमने इनका निकाह कर दिया, अब तुम रुखसती का कह रही हो। फातिमा बेगम बोली, प्लीज़ मामा, मुझसे तो शादी की बात भी मत करिएगा, और ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी की बात क्यों ना करूं। तुमने क्या शादी नहीं करनी? इसकी मामा ने गुस्से का इजहार किया। नहीं करनी मुझे कोई शादी, हूर नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, हूर गुस्से से बोली। प्लीज़ आप लोग इस बात को यहीं छोड़ दें, इस पर हमें कोई बात नहीं करनी। अभी हम नूर के बारे में बात कर लेते हैं। अली साहब का माहौल को तल्ख करते हुए देखकर इन दोनों से बोले, ठीक है, कर ले अपनी मर्जी। फातिमा बेगम नाराज़ होते हुए बोली, मामा प्लीज़ नाराज़ ना हो, मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल जाएगा, और पता नहीं मेरा क्या बनना है, और मेरी वजह से हम नूर की तो हक तलफी नहीं करनी चाहिए। और हूर इनके गले लगते हुए बोली, चलिए ठीक है, मैं राज़ी हूँ, आप बात कर लें बासल के पापा से। इन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी दी। थैंक्स मामा, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अहमद से। अली साहब मुस्कुराते हुए बोले। अली साहब ने अहमद से बात की, और इनको भला क्या एतराज़ हो सकता है, सबकी मर्ज़ी से इसे अगले माह की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई, और घर में शादी की तैयारियां शुरू थी। रज़ा कैसी जा रही है बासल की शादी की तैयारियां? फिर जावी ने पूछा। जावी, रज़ा, हसन, शेरी और मुआज इस वक्त जावी के दफ्तर में मौजूद थे बिजनेस के सिलसिले में। अभी रज़ा जवाब देने ही लगा था कि ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, आने वाले ने सबको सलाम कहा। वालेकुम सलाम, सब ने जवाब दिया। ओए कबीर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हसन ने इसे हाथ मिलाया। कबीर से इनकी दोस्ती बिजनेस डील के बाद हुई थी, और अब वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ रज़ा, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? इसने अपना सवाल फिर दोहराया। बहुत अच्छी चल रही हैं तैयारियां, जब देखो सब खवातीन बाजार के चक्कर ही लगाती रहती हैं। हाँ ये तो है, शादी वाले दिन शादी वाले घर में तो ये होता ही है। जावी मुस्कुराते हुए बोला। और एसपी साहिबा क्या कर रही हैं आजकल, जिनकी वजह से ये शादी हो रही है? वो तो मिलती ही नहीं, बाई को तो भूल ही गई हैं। वो पुलिस में जाकर जावी ने सबसे पूछा। वो आजकल बहुत मसरूफ़ है, इसका कोई केस चल रहा है, इसमें बिजी है, और मैं कल इसके घर गया था और वहाँ मेरी इससे मुलाकात हुई। जवाब शेरी की तरफ से आया। तुम सोच रहे होगे हम किसकी बात कर रहे हैं? हसन ने कबीर से पूछा, जो कब से खामोश बैठा इनकी शक्लें देख रहा था। हम हूर की बात कर रहे हैं, वो हम सबकी जान और हमारे सब घर वालों की इसमें जान बसती है। आजकल वो एसपी है हमारे इलाके की। हसन ने इसे आगाह किया। वही हूर जो शेरी के साथ साथ यूनी में पढ़ती थी, इसकी बात कर रहे हो तुम? कबीर ने पूछा। कबीर ने यह तो सुना था कि इस इलाके की एसपी का नाम हूर अली है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये वो हूर अली है जो इसी की स्टूडेंट रह चुकी है। जी कबीर भाई, वही हूर शेरी से बोला। जी कबीर भाई, वही हूर, शेरी ने जवाब दिया। ऑफिस में जब कबीर शेरी से पहली बार मिला तो कबीर ने ही इसे कहा था कि वो इसे सर की बजाय बाई कहा करे। तब से शेरी से बाई कहता था, और रज़ा लोगों को ये बात नहीं पता थी कि शेरी कबीर का स्टूडेंट रह चुका है। तुम जानते हो हूर को रज़ा की तरफ से सवाल आया। हाँ, मैंने शेरी लोगों को यूनी में एक सेमेस्टर पढ़ाया था। ओके, ये तो अच्छी बात है, रज़ा बोला। और तुम्हें एक बात बताऊं कबीर, मेरी शेरी और रज़ा की शादी हूर की वजह से हुई। इसने ही हमारी शादी करवाई, और अब बासल की शादी भी इसी की वजह से हो रही है। इसको हमारी हर ख्वाहिश का हमारे बिना बताए ही पता चल जाता है, और हमारे बिना कहे ही वो हमारी हर खुशी को पूरा कर देती है। हमारी बहन बहुत अच्छी है। हसन के लहजे में हूर के लिए बहुत मोहब्बत और मान था, और बहुत बहादुर भी। मैंने आज तक इस जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी। मुआज ने हूर की तारीफ की। अब तुमने बासल की शादी पर ज़रूर आना है, इस माह की लास्ट पर शादी है। रज़ा ने इसे शादी पर आने की दावत दी। ओके, ज़रूर आऊँगा मैं, इसने आने की हामी भरी। चलो अब कुछ बिजनेस की बातें कर ले। हसन ने फाइल खोली और फिर वो बिजनेस को डिस्कस करने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो है वो कबीर को जो है वो हूर का सच जो है पता चल जाएगा कि यही उसकी हनी है। तो अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।